अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी का वार्म वेलकम है। आई होप यू आर डूइंग फाइन। आज की एडिटोरियल क्लास में द हिंदू की बजाय एक नई एक्सरसाइज करेंगे। स्पीकिंग ट्री नाम से एक सेक्शन आता है टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस में। इसमें फ़िलासफ़िकल आर्टिकल्स छपते हैं। फ़िलासफ़िकल जो कि भगवान पे, डिविनिटी पे, स्पिरिचुअलिटी पे, एथिक्स पे बेस्ड हों। और ऐसे आर्टिकल्स पढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। ऐसा ही एक छोटा सा आर्टिकल आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। द हिंदू के स्टाइल में इसको मैं ले आया हूँ, पूरा जो आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। कोशिश करेंगे इसको पढ़ने की और नए नए लेसन्स आप इसमें से सीखेंगे। शुरू करने से पहले आपका क्विज़ दिखा दें। आज का 5-6 क्वेश्चंस है आपके सामने। सभी क्वेश्चंस को आपको अटैम्प्ट करना है। क्लास के लास्ट में इनका सोल्यूशन करवाऊंगा। इस आर्टिकल में सभी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। शुरू करें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीख। कह रहा है मूव ऑन, मूव ऑन। देखिए, मूव ऑन एक फ्रेजल वर्ब है इंग्लिश में। इसका मतलब होता है आगे बढ़ते रहना बिना रुके। मूव का मतलब है हरकत में आना, ऑन का मतलब है हरकत को कंटिन्यू रखना, बस बढ़ते रहना ज़िंदगी में आगे। ये मूव ऑन अपने लाइफ में भी बहुत यूज़ करते हैं। जब आपको कोई बोले मूव ऑन करो तो इसका मतलब ये है पिछली बातों को भूलो और आगे बढ़ो। अब देखिए टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है द यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड out of nothing by a fiat of God and it will again lapse into nothing at the time of deluge। कह रहा है यूनिवर्स को क्रिएट किया गया था नथिंग में से, आउट ऑफ नथिंग। पहले कुछ भी नहीं था, नथिंग था, उसमें से अचानक से यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड को क्रिएट किया गया था। और किसमें? पैसिव वॉइस में, वॉज क्रिएटेड। अच्छा, किसके द्वारा किया गया था? गॉड के एक फियाट के द्वारा। फियाट का मतलब है कमांड या ऑर्डर। तो भगवान के एक इशारे पे यूनिवर्स को नथिंग में से क्रिएट किया गया था। और कह रहा है एंड ये फिर से लैप्स इनटू कर जाएगा। इट मतलब यही यूनिवर्स फिर से डूब जाएगा, लैप्स इनटू कर जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा। और किसमें? नथिंग के अंदर ही, एट द टाइम ऑफ डिल्यूज, डिल्यूज के वक्त पे। अब ये डिल्यूज क्या होता है? डिल्यूज को हिंदी में बोलते हैं महाप्रलय, एक्सट्रीम फ्लड्स। ऐसा एक नज़ारा जहाँ पे चारों तरफ तबाही हो रही है, बाढ़ ही बाढ़ आ गई है, पानी पानी आ गया। हिंदुइज्म में कॉन्सेप्ट होता है प्रलय का, कि एक दिन जो है प्रलय आएगी, सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो महाप्रलय के दिन यूनिवर्स जो है फिर से इसी डिल्यूज में डूब जाएगा। थोड़े पढ़ने में मुझे लग रहा है आपको लग रहे होंगे अजीब से सेंटेंसेस, लेकिन अगर आप पढ़ोगे नहीं ना तो सीखोगे नहीं। इस तरह के आर्टिकल्स भी आपको पढ़ने आने चाहिए। यूनिवर्स आपका सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में वॉज क्रिएटेड इसकी वर्ब है। इट अगेन दूसरा सब्जेक्ट है, यूनिवर्स के लिए आया है, विल लैप्स इनटू इसकी वर्ब है। लैप्स इनटू करना मतलब उसी चीज जहां से आप आए हो वहीं डूब जाना, सबमर्ज हो जाना, बैक स्लाइड कर जाना, लैप्स इनटू कर जाना। डिल्यूज मैंने आपको बता दिया, प्रलय को बोलते हैं, महाप्रलय को। इसका एक और मीनिंग भी होता है, ये मैं आपको भी वोकैब वाले उसमें करवा दूंगा शीट में, ठीक है। डिल्यूज के 2 मीनिंग होते हैं। गॉड आप जानते हैं भगवान को बोलते हैं। अगर जी बड़ा किया जा रहा है गॉड का तो आप सिर्फ एक भगवान की तरफ इशारा कर रहे हो। आप एक ऐसे रिलीजन से बिलोंग करते हो या फिलॉसफी से बिलोंग करते हो जहाँ पे भगवान सिर्फ एक है। जैसे इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, जूइज़म में सिर्फ एक ही भगवान है ना, तो उस केस में गॉड का जी बड़ा रखते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे रिलीजन से या फिलॉसफी से बिलोंग करते हो जहाँ पे कई सारे भगवान हैं, है ना, गॉड्स भी कई सारे हैं, मल्टीपल है, तब आप जी को छोटा रखते हैं। ये राइटिंग की एक छोटी सी टिप मैं आपको बता रहा हूँ। फियाट का मतलब होता है ऑर्डर, कमांड या किसी का इशारा। चलिए अब एक काम करते हैं, इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालते हैं। साथ वोकैब एक बार देख लोगे तो सारा इसको स्मूथली आपको पढ़ने में हेल्प मिलेगी। उसी के साथ किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर मेरी गाइडेंस में करना चाहें तो आप डाउनलोड करें आपकी अपनी एप्लीकेशन YET योर इंग्लिश ट्यूटर को। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक डाल रहा हूँ। ऐप पे आपको बैंकिंग का कोर्स मिलेगा, क्लरिकल, PO, प्रीलिम्स, मेंस सारा सिलेबस प्रैक्टिस सेट्स के साथ आपको कवर करवाते हैं 1 साल में। उसी तरीके से SSC का कोर्स भी अवेलेबल है। इसका फ़ायदा भी सभी SSC एग्जाम्स के लिए आप ले सकते हैं। राइटिंग का कोर्स भी ऐप के ऊपर है जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से लिखना सिखाया जाता है। किसी भी एग्जाम के लिए आप, चाहे UPSC हो, बैंकिंग हो या SSC हो। हज़ारों लोग कोर्सेज का फ़ायदा ले चुके हैं, आप भी ले सकते हैं। कोर्सेज को जानबूझ करके कम कीमत पर रखा गया है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ताकि हर आदमी इनको अफोर्ड कर सके। ऐप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। डाउनलोड द ऐप टुडे। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है। कल अपन ने छोड़ा था स्टैगर्ड पे, आज अपने पास नए वर्ड्स हैं। इम्पेरेटिव, फियाट, बाय डिंट ऑफ ये एक फ्रेज है, और डिल्यूज एक नाउन है। सारे ही नए वर्ड है, इसको छोड़ के इम्पेरेटिव को। इम्पेरेटिव का मतलब होता है अति आवश्यक,
बहुत बार ये वर्ड आ चुका है। समथिंग वेरी इसेंशियल, समथिंग वेरी अर्जेंट एंड ऑब्लिगेटरी इज कॉल्ड इम्पेरेटिव। इट इज़ एन इम्पेरेटिव दैट लीडर्स शुड बी आर्टिकुलेट इन देयर स्पीच। ये एक अति आवश्यक चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि जो लीडर्स हैं अपने स्पीच में बहुत साफ सुथरे होने चाहिए, आर्टिकुलेट होने चाहिए। आर्टिकुलेट होने का मतलब है बिल्कुल साफ बोलने की क्षमता आप में होना, बिल्कुल जो बोल रहे हो वो सब कुछ समझ में आए सामने वाले को, आर्टिकुलेट होना। तो ये इम्पेरेटिव नाम का वर्ड, अति आवश्यक नाम का वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे। फिर वर्ड है एक फियाट, अभी मैंने आपको बताया था, कमांड ऑर्डर डिक्री को बोलते हैं फियाट। एमरजेंसी वॉज इम्पोज इन द स्टेट बाय द गवर्नर्स फियाट। एमरजेंसी को लगाया गया था, आपातकाल को लगाया गया था राज्य में, स्टेट में, गवर्नर साहब के कमांड पे, गवर्नर साहब के ऑर्डर पे। तो किसी का भी ऑर्डर या कमांड निकल करके आए तो बोल देना उसको फियाट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बाय डिंट ऑफ। ये वर्ड नहीं है, एक फ्रेज है। डिंट का मतलब होता है जरिया, और बाय डिंट ऑफ का मतलब होता है इस तरीके से, या इसको बोलते हैं थ्रू, इस जरिए से, है ना। बाय डिंट ऑफ जो है एक प्रीपोजिशनल फ्रेज भी आप बोल सकते हो। जैसे एनीवन कैन पास दिस एग्जाम बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। कोई भी आदमी इस एग्जाम को पास कर सकता है हार्ड वर्क के जरिए से, बाय डिंट ऑफ हार्ड वर्क। समझ में आ गया ना। इसको थ्रू हार्ड वर्क, वाया हार्ड वर्क भी बोल सकते थे। अब देखो बाय डिंट ऑफ को बाय मीन्स ऑफ, थ्रू द एजेंसी ऑफ और बाय वर्च्यू ऑफ भी बोलते हैं। अब एक वर्ड को मत पकड़ना, एक फ्रेज को, कि मैंने आज डिंट याद कर लिया। ये थ्रू द एजेंसी ऑफ जहाँ आएगा ना वहाँ भी यही मीनिंग होने वाला है, इसको भी साथ में ही देख लो। मैं ऐसा भी बोल सकता था एनीबडी कैन पास दिस एग्जाम थ्रू द एजेंसी ऑफ हार्ड वर्क या बाय वर्च्यू ऑफ हार्ड वर्क, ऐसा भी बोल सकता था। लास्ट वर्ड है हमारे पास डिल्यूज। डिल्यूज मैंने आपको बताया दो इसके मीनिंग है। पहला मीनिंग है जो भी बताया था आपको मैंने, प्रलय, डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स, ऐसी बाढ़, ऐसी तबाही जिसमें सब कुछ खत्म हो जाए। और डिल्यूज का दूसरा मीनिंग होता है किसी चीज़ का उबार, अचानक से उफान आ जाता है ना किसी चीज़ का। मान लो आपके पास बहुत सारे सवाल आ गए, किसी भी चीज़ का बहुत बड़ी क्वांटिटी में सबके सामने इमर्ज होना, उसको भी डिल्यूज बोलते हैं। दोनों ही तरीके से इस वर्ड को मैं यूज़ करके दिखा देता हूँ। पहले तो प्रलय वाले सेंस में, अबाउट 1 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर होम्स इन द डिल्यूज। लगभग 10 लाख लोगों ने अपने घर खो दिए इस तबाही में, इस डिल्यूज में, इस प्रलय में। ये तो हो गया पहला वाला मीनिंग। अब देखो दूसरा वाला, द टीवी चैनल रिसीव्ड अ डिल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट द प्रोग्राम। टीवी चैनल ने रिसीव किया एक बहुत ही बड़े उफान को, कंप्लेंट्स के, शिकायतों के, अपने इस प्रोग्राम के बारे में। तो बहुत सारी शिकायतों का एक जो है ढेर सा उनके पास आ गया, डिल्यूज आ गया। जैसे बाढ़ में पानी आता ना बह करके बहुत सारा, वैसे ही कंप्लेंट्स जो है इनके पास, बाढ़, कंप्लेंट्स की बाढ़ आ गई है ना, ऐसा समझ लो। तो दोनों ही तरीके से इस वर्ड को आप यूज़ करेंगे। चलिए, अगर वास्तव में बाढ़ आई हो तो उसको बोलते हैं इनंडेशन या डाउनपोर, और अगर वैसे किसी चीज़ की बाढ़ आ गई हो तो उसको बोलते हैं एवलांच या बैराज, है ना। दोनों इसके सिनोनिम है डिल्यूज के। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, एडवांस वर्ड्स हैं, ज़्यादा लोड मत लेना, बार बार रिवाइज करवाऊंगा, क्लासेस में रेगुलर रहो। रिवीजन से ये वर्ड आपके दिमाग में बैठेंगे, पहले दिन नहीं बैठने वाले, है ना। चलो अब आ जाओ आर्टिकल पे, जल्दी से इसकी एक समरी ले लो क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल ये कहता है कि जो चीज़ रुक गई वो चीज़ ख़त्म है। जिस चीज़ को आपने आगे बढ़ने से रोक दिया, चाहे यूनिवर्स हो, चाहे प्लैनेट्स हो, चाहे ह्यूमन माइंड हो, चाहे लाइफ हो, वो चीज़ स्टैग्नेंट हो जाएगी और रुका हुआ पानी अक्सर ख़राब पड़ जाता है। तो अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो चेंज से मत घबराना और रुकने का नाम मत लेना। जब तुम रुक गए उस दिन तुम मुर्दा हो, है ना। बस ये आज का जो है आर्टिकल है। आज की टोन को अपने बोल सकते हैं फिलॉसफिकल। ये एक फिलॉसफी का, एक आपको फिलॉसफी दी गई है ना, दर्शन शास्त्र में कुछ बताया गया है। तो फिलॉसफिकल टोन का आज का आर्टिकल है। एक नई सोच को आपसे शेयर किया जा रहा है इस आर्टिकल में, फिलॉसफी के थ्रू। शुरू करेंगे। करेक्ट डायनामिसिटी और वेलोसिटी इज़ लाइफ। देखिए, वेलोसिटी का मतलब होता है रफ्तार, और डायनामिसिटी का मतलब होता है गतिशीलता, एक्टिविटी, पेस। वेलोसिटी और डायनामिसिटी एक दूसरे के सिनोनिम है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो डायनामिसिटी से ही बनता है डायनामिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी, डायनामिक एनर्जी, वेलोसिटी, ये सब फिजिक्स के तो कॉन्सेप्ट्स हैं। करेक्ट, गतिशीलता या रफ्तार ही ज़िंदगी है। अगर चल रहे हो तभी आप जिंदा हो, अगर आप रुक चुके हो तो आप जो है एक ह्यूमन बीइंग नहीं हो, है ना। कहने का मतलब ये। देखने वाली चीज़ क्या है, इसमें और से दो नाउन्स जुड़े हुए हैं, डायनामिसिटी और वेलोसिटी। जब भी दो नाउन्स और से जुड़ जाएं, उनकी वर्ब जो होती है बाद वाले नाउन के हिसाब से रखी जाती है और सिंगुलर रखी जाती है। जनरली बाद वाले को सिंगुलर रखते हैं तो इसलिए बाद वाले नाउन की वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन होता तो उस केस में मैं वर्ब को प्लूरल भी लगा सकता था, अगर होता तो। वैसे बहुत कम केसेस में आपको और से प्लूरल नाउन्स लगे हुए मिलेंगे।
चलो आगे बढ़ते हैं, बस ये ध्यान रख लेना बाद वाले नाउन के हिसाब से वर्ब देनी है। कह रहा वेयर देर इज़ नो स्पीच, वेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोबिलिटी आर लॉस्ट, देर इज़ नो लाइफ, देर इज़ नो एग्जिस्टेंस। अब ये आगे वही बात बोल रहा है, कह रहा है जहाँ पे कोई स्पीड नहीं है, वेयर देयर इज़ नो स्पीड, वेयर मतलब जहाँ, देयर का यहाँ पे डमी सब्जेक्ट है, स्पीड आपका सब्जेक्ट है और इज उसकी वर्ब है, जहाँ कोई रफ्तार नहीं है, और जहाँ कैरेक्टरिस्टिक जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है चरित्र, विशेषता। कह रहे जहाँ पे मोबिलिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है, मोबिलिटी मतलब आप समझ गए ना, वेलोसिटी, गतिशीलता, जहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स लॉस्ट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वहाँ ना तो ज़िंदगी होती है और ना ही किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस होती है। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है मौजूदगी, विद्यमानता, बीइंग या प्रेजेंस। घबराना नहीं है, अच्छे सेंटेंसेस को पढ़ना सीखोगे तभी सीख पाओगे। बार बार मैं यही बोलूँगा, बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना है ना। जहाँ पे कोई स्पीड नहीं है और जहाँ पे कोई मोबिलिटी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वहाँ पे समझ लो ना तो जीवन है और ना ही किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस है। स्पीड की वर्ब है इज़, कैरेक्टरिस्टिक की वर्ब है आर, लाइफ की वर्ब है इज़ और एग्जिस्टेंस की वर्ब है इज़। एग्जिस्टेंस मतलब आपकी मौजूदगी, आपका बीइंग, आपकी प्रेजेंस। ये देयर से क्लोज शुरू हो रहे हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद या मेन वर्ब के बाद सब्जेक्ट को रखा गया है। देयर जब भी क्लोज की शुरुआत करेगा, वर्ब जो है लिंक वर्ब उसके सब्जेक्ट को उसके बाद में पुश कर देगा। तो देख रहे हो, इसके बाद में सब्जेक्ट रखा हुआ है स्पीड, इसके बाद में सब्जेक्ट रखा हुआ है लाइफ, है ना, देयर की वजह से। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहा है परम पुरुष बाय डिंट ऑफ हिज साइकिक मोबिलिटी इज मेंटेनिंग द क्रिएशन, प्रेजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस यूनिवर्स। देखिए परम पुरुष कौन है? परम का मतलब है, इसको यूँ समझ लो ना, सुपरमैन, वो इंसान जो कि सुपर है ना, भगवान की बात की जा रही है, गॉड की बात की जा रही है। कह रहे परम पुरुष जो है, सुपरमैन जो है, गॉड जो है, सुपर पावर जो है, वो बाय डिंट ऑफ, अब देखो बाय डिंट ऑफ आप समझ चुके हो, इस जरिए से, और किसके जरिए? उसकी साइकिक मोबिलिटी के जरिए। साइकिक मतलब मनोवैज्ञानिक, मेंटल, सुपरनेचुरल, और मोबिलिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो कह रहे परम पुरुष अपनी रहस्यमयी ताकतों के जरिए, साइक्लिक मोबिलिटी के जरिए मेंटेन कर रहे हैं क्रिएशन को, प्रेजर्वेशन को और डिस्ट्रक्शन को, इस यूनिवर्स के तीनों कामों को वो मेंटेन कर रहे हैं। क्रिएशन का मतलब होता है बनाना, प्रेजर्वेशन का मतलब होता है बनाए रखना, और डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही। वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाली बात है, समझ गए ना। तो परम पुरुष जो है अपनी साइकिक एबिलिटी या मोबिलिटी के जरिए यूनिवर्स को बनाते हैं, प्रिजर्व करते हैं और लास्ट में डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। परम पुरुष की वर्ब है इज मेंटेनिंग। परम पुरुष मतलब गॉड, बाय डिंट ऑफ मतलब इस जरिए, थ्रू, बाय मीन्स ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ या थ्रू द एजेंसी ऑफ। साइकिक होता है मनोवैज्ञानिक, मेंटल और स्पिरिचुअल, जो सुपर नेचुरल हो, जो फिजिकल ना हो। चलो, कह रहा है ही इज़ नॉट स्टेशनरी। कह रहा है वो जो परम पुरुष है वो स्टेशनरी नहीं है, वो रुका हुआ नहीं है, वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी में, वेलोसिटी में रहता है। समझ गए? स्टेशनरी का मतलब होता है जो रुका हुआ ना, जो रुका हुआ हो, वो रुके हुए बिल्कुल भी नहीं है। अब इस वर्ड पे खास नज़र डाल दी है स्टेशनरी पे। स्टेशनरी में एक तो ये वाला बन गया वर्ड NARY और दूसरा बन गया NERY। ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। पहला वाला तो मैंने आपको बता दिया, स्टेशनरी, जो रुका हुआ ना हो, जो चलता रहे, जो नॉट मूविंग हो, मतलब जो, समझ गए ना, मूव ना कर रहा हो। दूसरे वाले का मीनिंग होता है पेपर एंड राइटिंग मटेरियल। आप जाते हो ना स्टेशनरी की शॉप पे, पेन लेके आते हो, पेंसिल, नोटबुक, है ना, रेजर्स, शार्पनर्स। तो ये जो स्टेशनरी है वो वाली स्टेशनरी है और ये वाली स्टेशनरी वो वाली स्टेशनरी है। दोनों में फ़र्क अगर आप कैसे करना चाहो, याद रखना चाहो, तो ऐसे कर लेना। ये स्टेशनरी में जिसमें ई आता है ना, वो पेपर वाली स्टेशनरी है, जिसका भी सेकंड लास्ट वर्ड ई है। ठीक है, मैंने तो ई से ई को कनेक्ट किया हुआ है। ये स्टेशनरी में लास्ट में ई आ रहा है और पेपर में भी लास्ट में ई आ रहा है, तो ये वाला स्टेशनरी ये और ये वाला स्टेशनरी अलग वर्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के क्विज में इस पर कॉन्सेप्ट बनेगा एक। कह रहा है ही इज़ नॉट फिक्स्ड। परम पुरुष इज़ नॉट फिक्स्ड, वो रुके हुए नहीं है। कह रहा है इवन द इंटरनल एक्टोप्लाज्मिक सेल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर इन स्टेट ऑफ मोशन। कह रहा है यहाँ तक कि अंदरूनी, इंटरनल, इवन मतलब यहाँ तक कि, द इंटरनल मतलब अंदरूनी, जो अंदरूनी एक्टोप्लाज्मिक सेल्स हैं इंसानों की, ह्यूमन बीइंग्स की, वो भी मोशन के अंदर है, वो भी घूमती रहती है, किसी ना किसी हरकत के अंदर रहती हैं। सेल्स की वर्ब है आर। एक्टोप्लाज्मिक किसी टाइप की सेल्स होंगी, बायोलॉजी वालों को अच्छे से पता होगा। कह रहा नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज स्टेशनरी। इस यूनिवर्स में ही कोई चीज़ स्टेशनरी नहीं है, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन टुगेदर विद द एंटायर सोलर सिस्टम मूव्स। अर्थ जो है मूव अराउंड करती है, मूव का मतलब घूमना, अराउंड मतलब चारों तरफ। अर्थ जो है चक्कर लगाती है सूरज के
और जो सूरज है पूरे सोलर सिस्टम के साथ में वो खुद भी मूव करता है। तो नथिंग इज स्टेशनरी और स्टैटिक इन दिस यूनिवर्स, हर चीज़ जो है मूव कर रही है। सेंटेंस समझ में आ गया ना। नथिंग की वर्ब है इज, अर्थ की वर्ब है मूव्स अराउंड। मूव अराउंड मतलब सर्कुलेट करना, चारों तरफ चक्कर लगाना। सन की वर्ब है मूव्स। चलो अब 2-3 कॉन्सेप्ट करेंगे फटाफट से। पहले तो मुझे एक वन वर्ड बता दो, वन वर्ड बता दो मूव अराउंड करने के लिए। मूव अराउंड करने के लिए, किसी भी चीज़ के चारों तरफ चक्कर काटने के लिए। बहुत ही प्यारा वन वर्ड है, अगर आपको याद हो तो। मैं अभी करवा दूंगा, पहले खुद से कोशिश करो जिनको आता है। दूसरा, अर्थ के आगे द लगा है, सन के आगे द लगा है, क्या ये सही है क्या? क्या अर्थ के आगे द लगना चाहिए था या नहीं चाहिए था? सन के आगे द लगाना था या नहीं लगाना था? इस कॉन्सेप्ट को फटाफट देख लेते हैं। द को कभी भी सेलेस्टियल बॉडीज़ के आगे ना लगाएं। जैसे जुपिटर है, मार्स है ना, सैटर्न है, शनि, मंगल, बुध, समझ गए? कोई भी जो चांद तारे हैं इनके आगे, प्लैनेट्स के आगे, ग्रहों के आगे आपको द को नहीं लगाना। लेकिन अर्थ, मून और सन तीनों के आगे द आता है। अब आप पूछोगे सर ऐसा कैसे? अर्थ, मून और सन से हमारा क्या दिक्कत है ऐसी, है ना? तो इसका रीज़न ये है सर, अर्थ, मून और सन के आगे भी द ना आए अगर इनका रियल नाम आप यूज़ करें। जैसे अर्थ का रियल नेम होता है टेरा, मून का रियल नेम होता है लूना, और सन का जो रियल नेम होता है वो होता है हीलियोस। अगर आप हीलियोस नेम यूज़ कर रहे हैं, सन का जो साइंटिफिक नेम है, तो उसके आगे आपको द नहीं लगाना। अगर आप जो अपने मून का साइंटिफिक नेम है लूना, इसको यूज़ कर रहे हैं तो मत लगाओ। अर्थ का भी साइंटिफिक नेम है टेरा, इसको भी अगर यूज़ कर रहे हो तो द मत लगाओ। लेकिन आप इनके साइंटिफिक नेम्स तो यूज़ करते नहीं हो, आप तो इनको बोलते हो अर्थ, मून, सन, तो इनके आगे अपने द लगा के बताते हैं। ये खास चीज़ें हैं, इनके साइंटिफिक नेम्स कुछ और है। मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये सेंटेंस कैसे, मतलब ये रूल्स कैसे अप्लाई करना आपको एग्जाम्स में, क्वेश्चंस में। अ डे ऑन द मर्करी इज ऑफ 1416 आवर्स इवन दो प्लैनेट इज स्मॉलर देन अर्थ। जो एक दिन होता है मरकरी पे यानी बुध ग्रह पे 1416 घंटे का होता है, यहाँ तक कि जबकि जो ये प्लैनेट है वो स्मॉलर है अर्थ के मुकाबले, हमारी धरती के मुकाबले। अब देखो, मरकरी एक सेलेस्टियल बॉडी है, साइंटिफिक नेम है इसका मरकरी, एम बड़ा है, तो इसके आगे मैंने द को लगाया, ये गलत है, इसको यहाँ से निकाल दो। सेलेस्टियल बॉडी जिनके साइंटिफिक नेम्स आप यूज़ कर रहे हो उनके आगे आपको द नहीं लगाना। लेकिन आपने अर्थ का साइंटिफिक नेम यूज़ नहीं किया है, आपने यहाँ पे टेरा नहीं लिखा है, आपने टेरा नहीं लिखा है। अगर अर्थ लिख रहे हो तो फिर आप साइंटिफिक नेम यूज़ नहीं कर रहे हो, इसलिए आप द को लगा रहे हो। समझ में आ गई बात? वैसे ही मून इज़ द ओनली सैटेलाइट ऑफ द टेरा। मून जो है वो अकेला सैटेलाइट है हमारी टेरा का। अब टेरा के आगे आपने द लगा दिया, गलत है। यहाँ पे अर्थ लिखते तब द आता, टेरा तो अर्थ का साइंटिफिक नेम है, द नहीं आएगा। लेकिन मून जो है इसका साइंटिफिक नेम आपने यूज़ नहीं किया, इसके आगे आपको द लगाना चाहिए। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ के साइंटिफिक नेम्स के आगे द नहीं आता। अर्थ, मून और सन आर नॉट द साइंटिफिक नेम्स ऑफ धरती के, चांद के और जो है सूरज के। चलो, अब ये तो था कॉन्सेप्ट नंबर 1। दूसरा कॉन्सेप्ट था मूव अराउंड, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैराम्बुलेट। पैराम्बुलेट, एम्बुलेट करने का पैराम्बुलेट, ठीक है। ये पैरा का मतलब होता है चारों तरफ, एम्बुलेट मतलब घूमना, एक रूट वर्ड से बना हुआ वर्ड है। पैराम्बुलेट मतलब किसी चीज़ की परिक्रमा करना, चारों तरफ चक्कर लगाना। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट इसमें एक और है, पहले अपने थोड़ी सी स्पीड बनाएंगे फिर उस कॉन्सेप्ट पे वापस आएंगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे छोटी सी हिंट दे देता हूँ। सन की वर्ब रखी हुई है मूव्स, सन पूरे सोलर सिस्टम के साथ में मूव कर रहा है, फिर भी सिंगुलर वर्ब ले रहा है, ऐसा क्यों? कह रहा द मूवमेंट इज़ द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एंड एवरी थिंग। जो मूवमेंट है, जो गतिशीलता है, जो हरकत है, वो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिक जो है विशेषता है हर चीज़ की, ईच एंड एवरी थिंग। मूवमेंट की वर्ब है इज। आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। कह रहे परम पुरुष द सुप्रीम एंटिटी इज अ फ्लोइंग एंटिटी। कह रहे परम पुरुष जो है, भगवान जो है, जो सुप्रीम एंटिटी है, जो ओमनीपोटेंट है, जो ओमनी प्रेजेंट है, जो समझ गए ना सुप्रीम पावर है, वो एक फ्लोइंग एंटिटी है। परम पुरुष खुद भी अपने आप में एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसा इंडिविजुअल है या बॉडी है जो फ्लो कर रहा है, एक जगह पे रुक करके नहीं बैठा है। फ्लोइंग एंटिटी समझ गए ना। पुरुष की वर्ब है इज। कह रहे ड्यू टू द कॉस्मिक फ्लो एवरीथिंग इज टेकिंग प्लेस सेमीकोलम द यूनिवर्स इज बीइंग क्रिएटेड एंडलेसली। कह रहा है कॉस्मिक फ्लो की जो है वजह से। कॉस्मिक फ्लो का मतलब होता है ब्रह्मांड का जो फ्लो है। आपने सुना होगा चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, है ना, अट्रॉफी आ रही है। अगर आप थोड़ा बहुत साइंस पढ़ते हो तो यूनिवर्स जो एक्सपैंड हो रहा है, इसी को बोलते हैं कॉस्मिक फ्लो। ब्रह्मांड का एक फ्लो सा बना हुआ है। कह रहा है इसकी वजह से
हर चीज़ टेक प्लेस कर रही है, इसी वजह से दिन हो रहा है, इसी वजह से रात आ रही है, इसी वजह से शाम हो रही है, सर्दी गर्मी आ रही है ना। और कह रहा है जो यूनिवर्स है वो क्रिएट किया जा रहा है एंडलेसली, यूनिवर्स जो है एक्सपांड होता जा रहा है एंडलेसली, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। एवरीथिंग की वर्ब है इज टेकिंग, टेक प्लेस का मतलब होता है अकर होना, हैपन होना, किसी घटना का घटित होना, हर चीज़ घटित हो रही है इसी वजह से। यूनिवर्स की वर्ब है इज बीइंग क्रिएटेड पैसिव वॉइस में, यूनिवर्स को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में पैसिवली क्रिएट किया जा रहा है, इज बीइंग क्रिएटेड। कह अकॉर्डिंग टू आनंद मार्गा फिलॉसफी ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज एन आइडियोलॉजिकल फ्लो। कह रहा है इसी तरीके से आनंद मार्ग की अगर फिलॉसफी को आप देखोगे, फिलॉसफी आप जानते हैं दर्शन शास्त्र, आनंद मार्ग एक स्पेशल टाइप ऑफ दर्शन शास्त्र है, समझ गए, मतलब हिंदुइज्म से रिलेटेड है। तो कह रहा है इस आनंद मार्ग की अगर फिलॉसफी को आप देखेंगे, आइडियोलॉजी को देखेंगे, तो ह्यूमन की जो एग्जिस्टेंस है ये एक आइडियोलॉजिकल फ्लो है। आदमी की जो मौजूदगी है ह्यूमंस की, ये विचारधारा का, आइडियोलॉजी का वैचारिक जो एक भाव है। पहले कोई और आया, प्लेटो आया, अरिस्टोटल आया, उसके बाद में आइंस्टीन आया, न्यूटन आया, है ना, गांधी आए। तो इस तरीके से आइडियोलॉजी है तो फ्लो हो रही है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है, ह्यूमंस क्या है, तो आप गिने चुने 20 नाम 20 हस्तियों के बता दोगे और आप बता दोगे ये जो लोग हैं ना ये ह्यूमंस थे और इन्होंने ये काम किए थे। तो आइडियोलॉजीज का बहाव ही ह्यूमन एग्जिस्टेंस का दूसरा नाम है आनंद मार्ग के हिसाब से। एग्जिस्टेंस की वर्ब है इज, आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा से रिलेटेड। अब इसका मीनिंग बता रहा है, कह रहा है दैट इज इन ह्यूमन एग्जिस्टेंस देयर इज कंप्लीट मोबिलिटी। कह रहा है दैट इज, इसका मतलब ये देखो, दैट इज अगर लिख करके छोड़ दिया जाए तो उसका मतलब भी होता है दैट इज। कह रहा है इसका मतलब ये है कि ह्यूमन की एग्जिस्टेंस में, आदमी की मौजूदगी में हर चीज़ में कंप्लीट मोबिलिटी होती है, देयर इज कंप्लीट मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब गतिशीलता, आगे से आगे बढ़ने की क्वालिटी। एग्जिस्टेंस की वर्ब है इज, दैट की वर्ब है इज, मोबिलिटी की वर्ब है इज। कह रहे दोज हु आर स्टैटिक, दोज हु आर स्टेशनरी, दोज हु आर अगेंस्ट चेंज गो अगेंस्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ मोबिलिटी। कह रहा है वो लोग जो स्टैटिक हैं, स्टैटिक मतलब हिल नहीं रहे हैं, स्टेशनरी हैं, और वो लोग जो स्टेशनरी हैं, स्टैटिक और स्टेशनरी एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं एक तरह से। और कह रहा है वो लोग जो कि चेंज के खिलाफ हैं, जो बदलना नहीं चाहते हैं। कह रहा है इन तीनों टाइप के लोग जो है ना ये गो अगेंस्ट होते हैं, ये विपरीत जाते हैं, उल्टे जाते हैं इस स्पिरिट के, इस इंटेंट के जो है मोबिलिटी का। वेरी मतलब खास। तो इस खास स्पिरिट की जो हमने बात की ना, इसके बिल्कुल उल्टे टाइप के वो लोग हैं जो बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करना चाहते, जीवन में बदलाव नहीं लाना चाहते, वो लोग नेचर के बिल्कुल खिलाफ हैं। आ गई बात समझ में? दोज दोज दोज, इन तीनों दोज की वर्ब है गो। गो अगेंस्ट करना, किसी चीज़ के उल्टे जाना। ये हु आर एडजेक्टिवल क्लोज देख रहे हो ना, इसी वजह से दोज लगाए गए, नहीं तो ये दे होना चाहिए था, दे होना चाहिए था, लेकिन एडजेक्टिवल क्लोज आने की वजह से दे को हमने दोज में कन्वर्ट कर दिया है। स्टैटिक स्टेशनरी एक दूसरे के सिनोनिम्स है। अब आ जाओ लास्ट पैराग्राफ पे। अब इसमें हमें थोड़ी सी एडवाइस देगा, अगर आप ज़िंदगी में रुक गए हो तो आपको क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। कह रहा है व्हेन मोबिलिटी लेसन्स सोसाइटीज गार्बेज स्टार्ट्स टू बिल्ड अप या पाइल अप। कह रहा है जब मोबिलिटी लेसन होती है, जब गतिशीलता, जब एक्टिविटी कम होती है, लेसन होना मतलब किसी चीज़ का लेस यानी कम हो जाना। कह रहे जब जब ऐसा होता है ना, सोसाइटी में गार्बेज, जो कूड़ा करकट है, जो गंदगी है, जो कचरा है, वो स्टार्ट हो जाता है पाइल अप होना। पाइल अप होना मतलब किसी चीज़ का बिल्डअप होना, एक्यूमुलेट होना, अक्रू होना। ज़िंदगी अगर आपकी रुक गई तो ज़िंदगी में कचरा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया सेंटेंस? मोबिलिटी की वर्ब है लेसन्स, गार्बेज की वर्ब है स्टार्ट्स। अच्छा, इसके अंदर कौन सा कंडीशनल लगा हुआ है, क्या कोई बता सकता है? जब जब ऐसा होता है तब तब ऐसा होता है। कंडीशनल्स मैं आपको करवा चुका हूँ, है ना। तो 4 कंडीशनल्स हैं अपने पास, 0 1 2 3। चारों में से कौन सा कंडीशनल यहाँ लगा हुआ है? कमेंट्स में ज़रूर अपडेट किया करो। यही छोटी छोटी प्रैक्टिसेस जो हैं आपको लॉन्ग टर्म में चीज़ें याद करवाएंगी। पाइल अप वर्ड को नोट कर लेना, बिल्डअप होना, गैदर होना, एक्यूमुलेट होना चीज़ों का। गार्बेज मतलब कूड़ा करकट, कचरा, जंक, फिल्थ, रबिश। कह रहा दिस स्टैग्नेंसी मस्ट बी फॉलोड बाय एन एक्सेलरेशन इन द स्पीड ऑफ मोमेंट। कह रहा है जो स्टैग्नेंसी है, स्टैग्नेंसी क्या होती है? स्टैग्नेंसी का मतलब होता है शिथिलता, इनएक्टिविटी, स्लगिशनेस।
अगर ज़िंदगी में भी स्टैग्नेंसी आ गई है तो इसके बिल्कुल बाद आपको क्या आना चाहिए, एक एक्सेलरेशन आना चाहिए, एक तेज़ी आनी चाहिए आपकी रफ्तार में जो है मूवमेंट की। अगर 10 दिन पढ़ाई नहीं की है, दिमाग में कचरा आ गया है, तो अगले 5 दिन ऐसी पढ़ाई करो कि पिछले 10 दिन की भरपाई भी आप कर डालो। तो स्टैग्नेंसी के बिल्कुल बाद में स्पीड में एक्सेलरेशन आना चाहिए। बिल्कुल रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस है हर चीज़ के। स्टैग्नेंसी की वो है मस्ट बी फॉलोड बाय का मतलब होता है किसी चीज़ का आपके पीछे पीछे आना। Correct to resume the speed in such situations will not be enough because it is imperative to remove the garbage that has piled up during the period of stagnancy. अब करें रिज्यूम करने का जो काम है अपनी रफ्तार को, ऐसी सिचुएशन में अकेला यही इनफ नहीं होगा। तेज़ी से भागना ही ज़रूरी नहीं है, अगर आप रुके हुए थे तो रिज्यूम करना ही इनफ नहीं होगा। करें क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, इम्पेरेटिव है कि आप रिमूव करें, हटाएं उस कचरे को, गार्बेज को जो इकट्ठा हो गया था, दैट हैज़ पाइल्ड अप। और कब? आपके इन एक्टिविटी के पीरियड के दौरान, स्टैग्नेंसी के दौरान। अगर आपने कुछ अच्छे काम करने बंद कर दिए हैं, अपने फ़र्ज़ को नहीं निभा रहे हो, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो, कोई गंदी आदत अगर बना ली है ना, उस आदत को भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। सिर्फ पढ़ाई करने से आपका काम नहीं चलेगा। मैं आपको रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को, है ना। टू रिज्यूम आपका सब्जेक्ट है इन्फिनेटिव फॉर्म में, इसकी वर्ब है विल नॉट बी, इट की वर्ब है इज, इम्पेरेटिव का मतलब होता है अति आवश्यक, समथिंग वेरी नेसेसरी, समथिंग ऑब्लिगेटरी। दैट की वर्ब है हैज़ पाइल्ड अप, दैट आया गार्बेज के लिए। गार्बेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, कचरे को आप गिन नहीं सकते हो, इसलिए दैट की वर्ब भी सिंगुलर है, हैज़ पाइल्ड अप। स्टैग्नेंसी का मतलब होता है शिथिलता या इनएक्टिविटी। कह रहा है वी कैन नॉट अलाउ दैट टू हैपन। कह रहा है इस चीज़ को हम अलाउ नहीं कर सकते हैं हैपन होने के लिए, हम अपने आप को स्टैग्नेंट होने के लिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगे। वी की वर्ब है कैन नॉट अलाउ। कह रहा है सो एज द ऋषिज ऑफ द वैदिक एज सेट चरायवेती मूव ऑन मूव ऑन। कह रहा है इसीलिए ऐसा ऋषिज ने, ऐसा मुनियों ने, ऐसा जो है सेंट्स ने जो वैदिक काल में थे, उन्होंने भी कहा था कि मूव ऑन करते रहो, मूव ऑन करते रहो, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। चरायवेती ये संस्कृत का जो है फ्रेज है एक, मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना आपको, चरायवेती। समझ में आ गया। ऋषिज की वर्ब है सेड। वैदिक एज एक काल है, इसके आगे हमेशा द लगाएं। कोई भी युग आता है, द सतयुग, द कलयुग, द वैदिक एज, है ना, इनके आगे आपको द लगाना होता है। इस आर्टिकल में इस ऑथर ने द को यहाँ पे मिस कर दिया है। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट रह गया तो ऊपर उसको फटाफट कर लेते हैं। सन की वर्ब यहाँ पे सिंगुलर क्यों आई है सोलर सिस्टम के साथ में मूव करने के बावजूद? देखो इसका रीज़न है टुगेदर विथ। इंग्लिश में ये सारे वर्ड्स जो है ना, ये प्रेपोजिशंस हैं, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, बिसाइड्स, इन एडिशन टू। इनके बाद में जो चीज़ आती है, जो भी नाउन, वो इनका ऑब्जेक्ट बन जाता है, उसका सब्जेक्ट से कोई भी कनेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, स्वीडन अलोंग विद आइसलैंड हैज़ या हैव डिसाइडेड टू ज्वाइन द नेटो। स्वीडन ने आइसलैंड के साथ में डिसाइड कर लिया है नेटो को ज्वाइन करने का। देखो ज्वाइन तो दोनों करेंगे, स्वीडन भी करेगा और आइसलैंड भी करेगा, दोनों ने डिसाइड किया है। वर्ब आनी चाहिए हैव, ऐसा ही होना चाहिए ना। लेकिन ध्यान क्या देना है, अलोंग विद आ चुका है ना, अलोंग विद, तो इसका ऑब्जेक्ट है आइसलैंड। अब ये पूरा एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बन चुका है, सब्जेक्ट से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। भले ही आइसलैंड नेटो को ज्वाइन करेगा, लेकिन यहाँ पे इस केस में सब्जेक्ट आपका प्योरली बचा है स्वीडन। अलोंग विद आइसलैंड बिल्कुल अलग हो चुका है, प्रीपोजिशन और उसका जो है ऑब्जेक्ट अलग हो चुके हैं। अब इस केस में स्वीडन जो है अकेला है, इसलिए उसकी वर्ब आएगी सिंगुलर। समझ में आ गया ना, ये पूरा अलग बैठ गया है, इस वजह से स्वीडन को अकेला छोड़ दिया इसने, इसलिए स्वीडन के लिए अपने जो है, एक सेकंड रुक जाओ, है ना, इसलिए स्वीडन के लिए अपने सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे। वैसे ही बिसाइड्स इंडिया, चाइना इज़ या आर अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। इंडिया के साथ साथ चाइना भी एक मेंबर है ब्रिक्स का। देखो अगेन बिसाइड्स की प्रीपोजिशन की वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया इंडिया, बिसाइड्स और इंडिया एक साथ में कनेक्ट हो गए, चाइना अकेला रह गया, चाइना की वर्ब आएगी सिंगुलर। देखने में लग रहा होगा चाइना और इंडिया दोनों मेंबर्स हैं तो आर लगा देता हूँ, नहीं, चाइना अकेला रह गया है, बिसाइड्स इंडिया अलग हो चुका है। वैसे ही द पीएम एज वेल एज द प्रेसिडेंट लीव फॉर अ फॉरेन टूर टुमारो। पीएम साहब और साथ ही साथ प्रेसिडेंट साहब भी लीव करेंगे एक विदेश यात्रा पे, टुमारो फॉरेन टूर पे। तो एज वेल एज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द प्रेसिडेंट। क्या ऑब्जेक्ट है भाई? द प्रेसिडेंट। सब्जेक्ट कौन बचा? पीएम बचा। पीएम की वर्ब आएगी सिंगुलर, इसलिए आएगा लीव्स। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर को बताया जा रहा है, तो लीव्स फॉर अ फॉरेन टूर टुमारो। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब आ जाओ अपने क्विज पे। आज का आर्टिकल कैसा लगा ज़रूर से बताना, लाइक और शेयर करके, और कमेंट सेक्शन में अपडेट करना।
कोशिश करूँगा वीक में कम से कम एक आर्टिकल ऐसा ज़रूर अपने करें। आपका थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी भी ग्रो होगी, दिमाग में आपके जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें थोड़ी सी क्लैरिटी भी आती है जीवन में। दूसरा, ऐसी चीज़ें आपको पढ़ना भी आ जाएगा, है ना। एक बार भगवत गीता पढ़ने की कोशिश करना इंग्लिश में, आपको खुद समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ऐसे आर्टिकल बहुत मुश्किल होते हैं पढ़ने में। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैटिक अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के हिसाब से इनमें से कौन सी चीज़ स्टैटिक है, रुकी हुई है। द यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड, प्लैनेट्स, हमारे चांद तारे और ग्रह, द सुप्रीम पावर यानी कि भगवान, या एकोप्लाज्मिक सेल्स। देखो इसका सीधा सा जवाब है नन ऑफ दीज। इन चारों को ही गतिशील यानी कि डायनेमिक बताया गया है इस आर्टिकल के अंदर। ना भगवान रुका है, ना प्लैनेट्स रुके हैं, ना यूनिवर्स रुका है, ना एकोप्लाज्मिक सेल्स। हर चीज़ जो है किसी ना किसी मोशन के अंदर जो है इन्वॉल्व है। सेकंड क्वेश्चन, अ कमांड और ऑर्डर बाय एन अथॉरिटी। किसी अथॉरिटी का कमांड या ऑर्डर क्या कहलाता है। भाई इस वन वर्ड को मैं अच्छे से आपको करवा चुका हूँ, खुद से निकाल लो चारों में से आंसर क्या है। थर्ड और फोर्थ में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं एरर्स के, आपको एरर्स फाइंड करनी है। एक बार खुद से कोशिश करो, फिर मैं बता देता हूँ। बताऊंगा तो नहीं, बताऊंगा तो फिर कोशिश ही नहीं करोगे। हिंट्स मैं आपको दे देता हूँ, अब आप मेरे ख्याल से ढूंढ लोगे। जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं वो मूव करते हैं उसी स्पीड पे जिस पे अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। तो पहले तो आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो है ना, इनको जाके चेक करना पड़ेगा नेट पे इस सेंटेंस को, इस जो है फ्रेज को। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में स्टेशनरी की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए। ये ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो धरती के हिसाब से स्टेशनरी होते हैं, मतलब धरती की स्पीड के हिसाब से ही रोटेट करते हैं ये भी, इसलिए इनको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। तो स्टेशनरी आप देख चुके हो ना, NARY या NERY, तो चेक कर लेना यहाँ पे कौन सा लगेगा। और अर्थ जो है उसके आगे द लगेगा या नहीं लगेगा, ये भी आपको यहाँ पे खुद से डिसाइड करना है। तो 2 एरर्स इसमें आपको मिलेगी। 5वां आपसे पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा वर्ड यहाँ पे फिट कर सकते हो, तो वोकैब का क्वेश्चन है। सेंटेंस को पढ़ लो। गार्बेज रखोगे, कोड का एग्जिस्टेंस रखोगे, कोड का इंपेरेटिव रखोगे, या कोड का स्टेगनेंसी रखोगे। और 6वें में आपसे पूछा है एज वेल एज, अगर कंजंक्शन, अगर प्रीपोजिशन सेंटेंस में आ जाए तो उस केस में आप किसको यूज़ करते हैं और कैसी वर्ब को यूज़ करते हैं। तो देख लो भाई, सेंटर आ गया है, एज वेल एज आ गया है, स्टेट्स आ गया है, अब यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी। तो अभी जो कॉन्सेप्ट किया था उसी पे बेस्ड है। यहीं पे रैप अप करेंगे अपने सेशन को। अगेन कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी सजेशंस हो इस सेशन से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में अपडेट करना। कोर्सेज अवेलेबल है अपनी एप्लीकेशन पे, राइटिंग, बैंकिंग और SSC, फ़ायदा आप ले सकते हो अफोर्डेबल प्राइसेस पे। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू द कोर्सेज, दीज आर द नंबर्स, इन पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुलाकात होगी कल। अंटिल देन, साइनिंग आउट।